नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु हमने अपने चैनल के माध्यम से भारतीय इतिहास की तैयारी के लिए अवधारणात्मक वीडियोज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है और अब जो दूसरी सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी के संबंध में है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज आपको इसमें मिलेंगे और मैं आशा करता हूं आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी को एक अच्छा आयाम प्राप्त हो। तो आज जो हम वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं वो राज्य व्यवस्था से है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि राज्य व्यवस्था का जो मूल है, राज्य क्या होता है और राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के तत्व क्या हैं और राज्य के एग्जाम्पल्स क्या हैं। हम प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक के परिप्रेक्ष्य में राज्य के विभिन्न एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहला राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य एक परिकल्पना है, एक अमूर्त संकल्पना है जो कि आपको दिखती नहीं है लेकिन होती है। किसी भी क्षेत्र विशेष में जब शासन प्रणाली सुनिश्चित होती है, सुव्यवस्थित होती, तो उसको राज्य कहा जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो राज्य का सर्वप्रथम जो आपको उल्लेख मिलेगा वो हमको मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जहाँ राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है कि मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए लोगों ने राजा का चयन किया। अब मत्स्य न्याय क्या है ये समझना आवश्यक है। तो मत्स्य न्याय मतलब एक प्रकृति का सिद्धांत है कि हर बड़ा व्यक्ति जो है या जो ताकतवर व्यक्ति है वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को नष्ट कर देता है। ये मत्स्य न्याय, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, इसी को मत्स्य न्याय कहते हैं। तो समाज में भी ऐसा ना हो, जो ताकतवर व्यक्ति है, जो सक्षम व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्तियों के हितों को समाप्त ना करे, सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार मिले, उन्नति के अवसर मिले और विकास के नए नए आयाम मिले। इसके लिए राज्य का होना बहुत आवश्यक है। तो राज्य जो है वो जुड़ा हुआ है मानव अस्तित्व से, मानव विकास से और मानव के सभ्यता से। तो ये राज्य है। इसके बाद राज्य के प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए, शासन प्रणाली के आधार पे राज्य को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक राज्य है जो राजतंत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे राजा या उसका वंश है वो शासन कर रहा है और जो भी वो चाहते हैं अपने अनुसार वो नियम कानून बना सकते हैं और इसके लिए वो धार्मिक आधारों का प्रयोग अधिकांशतः करते हैं। दूसरा, इस तरह की शासन प्रणाली का उदाहरण आपको प्राचीन भारत में मिलेगा। अधिकांश जो राज्य थे वो राजतंत्रात्मक थे और वहाँ पे राजा होता था या राजा का परिवार होता था जो कि राज्य करता था। इसके पश्चात लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, राज्य का प्रकार है जो कि वर्तमान में भारत में है। डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधियों को स्वयं निर्वाचित करते हैं। लोकतंत्र मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार। हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो हमारे शासन का निर्धारण करते हैं, नियमों का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ पे शासन का प्रमुख होता है लेकिन वो लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो प्राचीन काल में भी हमको गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को उदाहरण मिलता है। अगर आप महाजनपदों का वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं 16 महाजनपद, तो उसमें से कुछ महाजनपद थे जो कि गणतंत्रात्मक थे। जैसे शाक्य कुल जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो शाक्य कुल जो था वो गणतंत्रात्मक था। वहाँ पे लोगों के प्रतिनिधि होते थे और प्रतिनिधियों का जो मंडल होता था वो शासन करता था। इसको संघ कहा जाता था। इसके पश्चात अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी राज्य के अस्तित्व का प्रमाण हमको मिलता है। स्पष्टता यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे कोई राजा था या कोई मंडल था जो कि सारे निर्णय लेता था, लेकिन जो सुव्यवस्थाएं वहाँ प्राप्त हुई हैं उससे वहाँ राज्य की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। कालांतर में वैदिक काल में कबीलाई शासन पद्धति थी, जहाँ पे कबीले का प्रमुख राजा या राजन्य कहलाता था और वहाँ पे सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाएं थीं जो कि उसकी सहायता करती थी और कभी राज्य वंशानुगत राजतंत्र प्रारंभ होने के पहले वो राजा का चयन भी करती थी। तो ये पद्धति थी उस समय राजतंत्र की। कालांतर में वंशानुगत राजतंत्र प्रारंभ होता है भारत में हर्यक वंश से, जहाँ राजा और उसके पश्चात उसका पुत्र शासक बनता है। और ये वंशानुगत शासन
जो है ये राजतंत्र का ही एक प्रकार होता है। इसके पश्चात भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात हमको एक नई शासन प्रणाली का अध्ययन करने का अवसर मिलता है, जिसमें कि गवर्नर जनरल के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासन संचालित होता था और उसके पश्चात वर्तमान में हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निवास कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि राज के तत्व क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य के अगर सप्तांग सिद्धांत को देखें तो उन्होंने राज्य के जो तत्व हैं उन्होंने 7 तत्व बताए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है राजा, जो शासन कर रहा है, सारे निर्णय ले रहा है। उसके बाद अमात्य है, अमात्य मतलब मंत्री और उसके साथ में जो सहायक मंत्रिमंडल है उसको अमात्य कहा गया है, जो कि शासन संचालन में राजा को परामर्श देते हैं। उसके बाद तीसरा भाग जनपद है, जनपद में जनता और जो भूमि ये दोनों शामिल हैं। उसके पश्चात दुर्ग है, दुर्ग मतलब क्षेत्र विशेष जहाँ से शासन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। उसके पश्चात कोष है, कोष का संबंध है राजकोष से या उपस्थित संसाधनों से, इसको हम ले सकते हैं। इसके पश्चात है दंड या सेना, जो कि अराजक स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए है। और उसके पश्चात है क्षेत्र, मित्र मतलब जो राज्य के बाहर की जो चीज़ें हैं, जो उपस्थित दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्य जो हमारे सहायक हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत में राज्य के तत्वों का वर्णन किया है। लेकिन वर्तमान समय में राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं वो 4 माने गए हैं। इसमें सबसे पहला जो तत्व है वो है क्षेत्र है। बिना क्षेत्र के राज्य की संकल्पना नहीं है, एक भौगोलिक सीमा होना आवश्यक है। और राज्य वही है जिसके पास एक सुनिश्चित भौगोलिक सीमा है। जैसे वर्तमान में अगर आप एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, तिब्बत में चीनी आक्रमण के पश्चात दलाई लामा अपने सहयोगी के साथ वहाँ से निर्वासित हो गए और भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान से वो अपनी निर्वासित सरकार का संचालन कर रहे हैं। तो उनके पास शासन प्रमुख है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास राज्य नहीं है, उनके पास क्षेत्र नहीं है। दूसरा जो तत्व है राज्य का, वो तत्व है जनसंख्या, जिसको हम देशी और विदेशी 2 भागों में बांट सकते हैं। जनसंख्या का होना आवश्यक है जिसके हित के लिए राज्य कार्य करता है। तीसरा तत्व है सरकार मतलब वो भाग है जो कि नियमों का निर्धारण करता है। राजतंत्र में सरकार का स्वरूप राजा होता था, लेकिन लोकतंत्र में सरकार का स्वरूप जो है वो हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में है। विधायिका वो है जो कि नियमों का निर्धारण करती है, नियमों का निर्माण करती है। कार्यपालिका वो है जो कि नियमों को लागू करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका वो है जो कि लोगों के राज्य के द्वारा निर्धारित नियमों के हितों को संरक्षण प्रदान करती है। और न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिपालिका के ऊपर एक नियंत्रण का कार्य करती है कि किसी भी तरीके से ये कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि लोगों के हितों को प्रभावित करें, या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि राज्य के द्वारा प्राप्त अधिकारों के लिए नकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्तमान में है संप्रभुता। तो संप्रभुता को आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर राज्य है तो राज्य में जो सरकार है, जो शासन प्रमुख है, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसको आप बहुत से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे वर्तमान में आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके कई स्थलों को दूसरे देश यूज करते हैं। जैसे अमेरिका ने तालिबान के साथ अपने युद्ध में पाकिस्तान के कई बंदरगाहों को और कई हवाई अड्डों को पैड के रूप में यूज़ किया। तो ये कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। कई बार ये भी हुआ है कि कबाइलों के अगेंस्ट में ऑपरेशन करते समय पाकिस्तान के कई भागों में उनके वायुयानों के द्वारा बम वर्षा भी की गई है। तो ये एक राज्य की संप्रभुता के अगेंस्ट में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़ा सा पहले की पीरियड में अगर हम जाते हैं आधुनिक भारत में, जिस समय कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। सहायक संधि प्रणाली थी जिसमें कि किसी भी राज्य को जो अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि शर्तों पर हस्ताक्षर कर लेता है, उसको अपनी राजधानी में एक सेना रखनी होती थी और इसके साथ में ही उसके दूसरे राज्यों के साथ जो भी संबंध हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी संप्रभुता के खिलाफ है। तो संप्रभु राष्ट्र वही है जो कि अपने सारे निर्णय
आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है और किसी भी दूसरी शक्तियों के द्वारा उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता, किसी भी निर्णय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये राज्य की संकल्पना और उसके प्रमुख तत्व हैं।